अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम कैपेसिटर्स की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियसली हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर V और C इज इक्वल टू A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R बाय D डिटेल में डिस्कस किया। आज हम इस फार्मूले में जो एप्सिलन R की सिग्निफिकेंस है उस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। सो इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे इन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे डाई का मतलब होता है टू, इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है चार सेंटर्स। सो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इंसुलेटिंग मटेरियल्स और वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। दैट मीन्स ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। When dielectrics are placed in electric fields, जब dielectrics को electric field में place किया जाता है, particularly no current flows in them because unlike metals they have no loosely bound or free electrons, those may drift through the materials. So that means जब आप किसी इंसुलेटर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक प्लास्टिक रॉड है। अगर आप इस प्लास्टिक रॉड के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बनाते हैं और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, तो चूंकि इस इंसुलेटर रॉड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो कि अपने अपने एटम्स को छोड़ के फ्लो कर सकें, इस वजह से ये इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते, इनके इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर ये रॉड मेटालिक होती तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम को छोड़ के साथ वाले एटम पे जंप कर सकते हैं और जवाबन किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन पहले एटम के ऊपर भी जंप करता है। सो ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ड्रिफ्ट कर सकते हैं। क्यों ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला Fe इज इक्वल टू Q टाइम्स E है। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ नेगेटिव चार्ज कैरियर माइनस E चार्ज कैरी करते हैं और इसको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस E टाइम्स E होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इस नेगेटिव साइन की वजह से। अब हमने नेक्स्ट जो टर्म डिफाइन करनी है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई से मुराद अगेन है टू, पोल से मुराद है सेंटर। So an electric dipole is a pair of equal and opposite point charges separated by a certain distance. For example, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल एक इंसुलेटर क्रिस्टल है। इसमें क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन आयोनिक बॉन्ड्स में अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन से निस्बतन ज्यादा करीब रहता है और सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड सोडियम से निस्बतन ज्यादा फासले पर रहता है। सो नतीजा क्या होता है कि इस तरह से इस सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज का और एक सेंटर बन जाता है नेगेटिव चार्ज का। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डाइपोल से मुराद हैं दो सेंटर्स। सो इंसुलेटर्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में लार्ज डिफरेंस होता है, सो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंसेस एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं और इस सेपरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज के सेंटर्स को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो टर्म डिफाइन करनी है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है? When an electric field is applied to a capacitor, the dielectric material or electric insulator becomes polarized, such that the negative charges in the material orient themselves towards the positive electrode and positive charges shift towards the negative electrode.
क्या बताया गया है कि अगर कैपेसिटर की ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इस तरह से मौजूद हों और आप उन प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइपोल प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल ही प्लेस कर रहे हैं। वैसे तो ये आयोनिक कंपाउंड है और इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर मिलियंस की तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम फिलहाल सोडियम क्लोराइड के इंपीरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट को ही एक मॉलिक्यूल के तौर पर डील कर रहे हैं। सो अगर अब मैं इस प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके दरमियान में सोडियम क्लोराइड का एक कंसीडर्ड मॉलिक्यूल इस तरह से प्लेस करूं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इस जगह के ऊपर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इस डायरेक्शन में हो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट से रिपेल होगा। सो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को रोटेट करना स्टार्ट करेगा। वो रोटेट करता हुआ यहाँ से इस कंडीशन में आएगा कि ये एंड होगा प्लस, ये होगा माइनस। मजीद रिपल्सिव फोर्सेस और ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जारी रहेंगी और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल खुद को रोटेट करके इस तरह से प्लेस कर लेगा कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब उसका नेगेटिव पोल और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के करीब उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोल ओरिएंट हो जाएगा। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया जाता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद को ओरिएंट कर लेता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। अब हमने नेक्स्ट जो टर्म डिस्क्राइब करनी है वो ये है कि इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। सो यहाँ पे लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक polarization of dielectrics on capacitance of parallel plate capacitor. Point to be noted कि कैपेसिटेंस के फार्मूलाज जो अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं वो C इज इक्वल टू क्यू ओवर V हैं और ये एक्सप्रेशन अपने अंदर वो वेरिएबल्स नहीं रखता जिसके चेंज होने से कैपेसिटेंस तब्दील हो जाए। ये क्योंकि दोनों टर्म्स Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के डबल करने से चार्ज भी डबल हो जाता है, C पे कोई तब्दीली नहीं आती। हाँ, आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से चेंज कर दें कि Q चेंज ना हो तो फिर C तब्दील हो सकता है, या फिर Q इस तरह से तब्दील कर दें कि V तब्दील ना हो तो भी C तब्दील हो सकता है। और वो तमाम फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन में मौजूद हैं A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में प्लेस करें तो जो पोलराइजेशन होती है उस वजह से आने वाला फैक्टर एप्सिलॉन R भी मौजूद है। सो अब हम यहाँ पे कैपेसिटर को ड्रॉ कर लेते हैं और ये शो करते हैं कि किस तरीके से उसकी प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स अलाइंड हैं। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनको हमने कनेक्टिंग वायर्स के जरिए से एक बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से। ये एक स्विच है और इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है और दूसरे एंड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी ने प्रोवाइड किया है ये है V, और जो प्लेट एरिया है दोनों प्लेट्स का उसे हम A लिखेंगे और इसके अलावा इन दोनों प्लेट्स में जो डिस्टेंस है उसे हम D लिखेंगे। और प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने एप्सिलॉन R की आने की वजह से होने वाली तब्दीली की लॉजिक डिस्कस नहीं की, इसलिए फिलहाल ये कंसीडर है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में
कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, वैक्यूम मौजूद है जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो गया है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड है इस तरह से, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड है इस तरह से। ये बात भी नोटिस करने वाली है कि इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इस तरीके से ऑपोजिट प्लेट्स के इंटीरियर्स ऑफ एरियाज के ऊपर मौजूद होने की वजह से इन दोनों चार्जेस के दरमियान में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इन 3 लाइन से रिप्रेजेंट करने के बजाय सिर्फ एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान में मौजूद, इसे मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सारी बातें आप पॉइंट्स की सूरत में बता देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एक कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं और कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया है वो प्लेट एरिया क्या है, वो A है। इन प्लेट्स में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या है, वो सेपरेशन D है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो स्टोर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q है। ये बातें आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी है। इसके अलावा मैं इस जगह के ऊपर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्क्राइब करेगा, उसको मेजर करके हमें उसकी वैल्यू बताएगा। फिलहाल चूंकि ये स्विच ऑफ है इसलिए वोल्ट मीटर के ऊपर 0 रीडिंग होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लेस a dielectric material, that means a material having electric dipoles of dielectric constant एप्सिलॉन r। सो अब जब आप यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे जिसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन r है, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रिक डाइपोल्स खुद को इस तरह से अलाइन कर लेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल के करीब उन डाइपोल्स के नेगेटिव एंड्स आएंगे इस तरह से, और नेगेटिव एंड के पास उनके पॉजिटिव डाइपोल्स आएंगे, पॉजिटिव एंड्स आएंगे। अब जब आप इन प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो पोलराइजेशन के बाद कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ प्लेट है उनके करीब डाइपोल का नेगेटिव एंड होगा, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसके करीब क्या होगा, उसके करीब इस डाइपोल का पॉजिटिव एंड होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स की वजह से इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगी। और इन डाइपोल्स की बनने वाली इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हम ऐड कर लें तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान में डिक्रीज हो जाएगी अगर तो बैटरी मजीद चार्जेस सप्लाई नहीं करती। सो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू अब पहले से कम हो चुकी है। पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब वैल्यू कम हो चुकी है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं ये एक बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। किस फार्मूले के तहत, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मुताबिक Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम थी। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब मौजूद होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस में बाइंड हो जाएंगे, और इनके दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैटरी जो इस एंड के ऊपर मजीद पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड के ऊपर मौजूद मजीद नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ पुश कर रही है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस वापस बैकवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे थे। अब चूंकि
ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में बाइंड हो चुके हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इसलिए ये वापस बैकवर्ड मूवमेंट की कोशिश कम कर देंगे और बैटरी को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी इन चार्जेस को होल्ड करने के लिए, अगर वो बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी इन प्लेट्स के ऊपर मजीद चार्जेस डिपॉजिट कर देगी। इस तरह से दूसरी प्लेट के ऊपर भी चार्जेस डिपॉजिट होंगे। जब ये चार्जेस डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, ये भी अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस के ऊपर मौजूद जो डाइलेक्ट्रिक है उसके ऑपोजिट पोल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में बाइंड हो जाएंगे। सो इस तरीके से उसी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज कर चुकी है। इस सारी बात को अब हम मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे बैटरी ने मजीद चार्जेस प्लेस किए हैं तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड डिक्रीज कर गई थी, ये मजीद चार्जेस डिपॉजिट होने की वजह से दोबारा से इंक्रीज होके उसी इनिशियल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी जो कि पहले इस अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी। तो इस तरीके से वही पुरानी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो जाएगी और कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम इन तमाम बातों को मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस इन तमाम फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में हमें किस तरह से मदद देती हैं। अगर हमें सिर्फ लॉजिकली इन तमाम बातों को डिस्क्राइब करना हो तो इसके लिए इस डायग्राम और इन डाइलेक्ट्रिक की प्लेसमेंट्स को बार बार रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स हमें बहुत आसानी से ये तमाम बातें बता देगी। सो हम मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू Q बाय V इज इक्वल टू A एप्सिलन नॉट बाय D, जिसमें एप्सिलन R की प्लेसमेंट के फैक्टर को हमने उसके इफेक्ट को हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा जो बाकी फार्मूलाज डिस्कस करने हैं वो क्या है कि जो V है वो नेगेटिव ग्रेडियंट के फार्मूले से E D के इक्वल होता है और गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलन नॉट के इक्वल होती है और डाइलेक्ट्रिक की प्लेसमेंट पे यहाँ पे एप्सिलन R आना है जिसके इफेक्ट को हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और उसका एक्सप्रेशन Q बाय A से एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले हम जो ये डिस्कशन करेंगे वो उस केस में करेंगे जब बैटरी कनेक्टेड ना हो। सो इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, दैट मीन्स यहाँ पे एक ओपन सर्किट मौजूद है और ओपन सर्किट मौजूद है तो बैटरी यहाँ पे कोई मीडियम जिसकी परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलन R है वो प्लेस होने पे मजीद चार्जेस डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स फिलहाल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वाले चार्जेस मौजूद नहीं है। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मजीद चार्जेस प्रोवाइड नहीं हो सकते, इसलिए कांस्टेंट फैक्टर कौन सा है, कांस्टेंट फैक्टर Q है और यहाँ पे ये फैक्टर कांस्टेंट है। प्लेट एरिया हम इस टॉपिक में तब्दील नहीं करेंगे, इसलिए ये टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है अगर इसको अकेला डील किया जाए। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कांस्टेंट है और ये जितनी टर्म्स मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ ये टर्म्स तब्दील नहीं हो रही। सो अब जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलन R प्लेस करोगे तो उसे क्या होगा, एप्सिलन R की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। एप्सिलन R की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स फिलहाल ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो चुकी है, हालांकि उसकी इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी। वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल्स की ऑपोजिट डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कम कर रही है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम हो जाने की वजह से वोल्टमीटर पे आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो अगर V की वैल्यू कम होगी तो इससे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स चार्ज उतना ही स्टोर्ड है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अब पहले से कम हो गया है। सो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे कैपेसिटर ने उतना ही चार्ज स्टोर किया है। सो इफेक्टिवली कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज कर गई है।
अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम बैटरी कनेक्ट रखेंगे। सो नाउ द केस इज बैटरी इज कनेक्टेड। यहां पे भी हम इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाले चार्जेस इस प्लेट के ऊपर मौजूद नहीं है फिलहाल स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन के ऊपर। सो ये चार्जेस इस जगह के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन अब आपने बैटरी के कनेक्ट रखे क्या किया है, आपने यहाँ पे एप्सिलॉन आर के टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है। एक मटेरियल एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन आर है, जो यूजुअली 1 से ग्रेटर होती है, सिर्फ वैक्यूम के लिए 1 के इक्वल होती है। सो नतीजा क्या होगा, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा एप्सिलॉन आर और इसकी वैल्यू ओवरऑल फैक्टर में इंक्रीमेंट करेगी। अब क्या होगा, यहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनिशियली डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कमी आएगी। लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी मजीद चार्जेस सप्लाई कर सकती है। सो बैटरी यहां पे मजीद चार्जेस सप्लाई करेगी और यहां पे भी मजीद चार्जेस सप्लाई करेगी। इस चार्ज की सप्लाई की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जब सिग्मा इंक्रीज कर जाएगा तो ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में तब्दीली नहीं आएगी। हम एरिया ऑफ प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स में चेंज पहले ही डिस्कस नहीं कर रहे, सो ये वैल्यूज तब्दील नहीं होनी। अब चूंकि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर बैटरी ने मजीद चार्जेस सप्लाई कर दिए हैं और ये इनिशियली कम हो जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से उसी अपनी इनिशियल वैल्यू के बराबर स्ट्रेंथ रखना शुरू हो गई है। ये जो हमने पर्पल लाइन से रिप्रेजेंट की थी ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो चुकी है। सो नतीजा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई तब्दीली नहीं आई तो मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई तब्दीली नहीं आई। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ और ये चार्जेस जो मैंने यहाँ पे सर्कल किए थे कि इनिशियली मौजूद नहीं है, बैटरी ने ये चार्जेस यहाँ पे स्टोर किए और चार्ज स्टोर की वैल्यू क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। जब चार्ज स्टोर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इंक्रीज कर गया। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेंटेन नहीं रख सकती। हाँ, इक्वेशंस में आने वाले चार्ज की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी अपना इक्विलिब्रियम वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस मेंटेन रखती है। इस वजह से ना ही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तब्दील होता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विलिब्रियम वैल्यू तब्दील होती है। सो इस केस के अंदर बैटरी कनेक्ट होने की वजह से मजीद चार्जेस डिपॉजिट होते हैं कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज कर जाती है। अब हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज की तरफ। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज करती है, या फिर इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक? तो हम ये बात जानते हैं कि इक्वेशंस क्या हैं जो इस तमाम फिनोमेना को एक्सप्रेस कर रही हैं, वो हैं C इज इक्वल टू क्यू ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और V इज इक्वल टू ED होता है, और इसके अलावा E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया होता है। क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ये वाले फैक्टर्स में तब्दीली के बारे में नहीं बताया गया, एरिया, डिस्टेंस और ऑब्वियसली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस तो तब्दील नहीं होगा, साथ एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी। सो ओवरऑल परमिटिविटी की वैल्यू में तब्दीली आप कह सकते हैं कि होगी। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर एप्सिलॉन आर प्लेस करते हैं, इधर भी एप्सिलॉन आर आएगा। नतीजा क्या होगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी और बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए चार्ज भी मजीद सप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। सो ये टर्म भी कांस्टेंट है। सो जब आपने यहाँ पे एप्सिलॉन आर प्लेस किया है तो उसकी वैल्यू की 1 से बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई है
तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हुई है जबकि चार्ज स्टोर्ड उतना ही है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैटरी इज कनेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या तब्दीली आती है? अगेन जरा इक्वेशंस लिख लेता हूं। C इज इक्वल टू Q ओवर V, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहां पे V ED के इक्वल है और E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है और सिग्मा Q बाय A के इक्वल है। अब जो वैल्यूज तब्दील नहीं होनी उनको सर्कल कर लेते हैं। एरिया तब्दील नहीं होना, फ्री स्पेस की परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में तब्दीली नहीं आनी, ये एरिया भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को तब्दील नहीं कर रहे। और अब बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी जब कनेक्टेड है उसने V और E की वैल्यू को भी तब्दील नहीं होने देना। इक्विलिब्रियम वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस हमेशा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहेंगे। सो जब E में तब्दीली नहीं आ रही, सो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने से जब यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी जो 1 से बड़ी होगी, तो E का कांस्टेंट रहना तभी पॉसिबल है जब सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाए। सिग्मा की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज कर सकती है? अगर मजीद चार्ज डिपॉजिट हो जाए। सो यहाँ पे चार्ज मजीद डिपॉजिट होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी। इस वजह से कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज करेगी। सो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में तब्दीली नहीं आ रही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने एप्सिलॉन आर की मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ये एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है। ये एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम के भी इक्वल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज इन केस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सेम चार्ज एट सेम पॉइंट व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट अराउंड द चार्ज, इसके इक्वल भी होता है। इसकी वैल्यू potential at a point near a charge in case of vacuum divided by potential at the same point in the case of medium, इसके इक्वल भी होता है। और इस चैप्टर में हमने एप्सिलॉन आर की एक नई डेफिनेशन भी पढ़ी है। ये क्या है? ये रेशियो है। किन दो चीजों की रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन सम मीडियम इज प्रेजेंट एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन इट्स प्लेट्स। इसको भी हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। क्योंकि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो है, इसलिए इसकी वैल्यू यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके लिए हम बुक में कूलम लॉ के एंड के ऊपर साइड इंफॉर्मेशन जो दी गई है पेज नंबर 3 के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो पेज 3 के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है टेबल 2.1। टेबल 2.1 के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स के नाम लिखे गए हैं और उनके रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिस्क्राइब की गई है। सबसे पहले वैक्यूम की बात की गई है। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM से क्या मुराद है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसपे वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल होती है, जिसे हम 760 टॉर भी कहते हैं। और ये SI के अंदर 10, 13, 25 पास्कल प्रेशर ऑफ एयर के इक्विवेलेंट होता है। सो 1 ATM के ऊपर एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.0006 होती है। सो ये वैल्यू इस कदर 1 से करीब है कि एयर के लिए भी 1 ही एप्सिलॉन आर की वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है। जबकि अमोनिया लिक्विड फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंसेंट्रेशंस के साथ 22 से लेके 25 के दरमियान की कोई भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू रख सकता है। फिर है बेकलाइट, इसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 to 18 है। बेकलाइट क्या होता है? ये होता है पॉली ऑक्साइ बेंजाइल मिथाइल एंग्लाइकोल एनहाइड्राइड। ये एक प्लास्टिक है जो कि सबसे पहले सिंथेटिकली लैब के अंदर तैयार किया गया था। उसका नाम है बेकोलाइट।
और उसके रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 से लेके 18 तक रेंज करती है। नेक्स्ट मटेरियल है बेंजीन। बेंजीन की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.284 होती है। जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 16, ग्लास ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के लिए 4.8 से 10 तक रेंज करती है। माइका के लिए ये वैल्यू 3 से 7.5 तक रेंज करती है। पैराफिन पेपर के लिए ये वैल्यू 2 होती है। प्लेक्सीग्लास के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, ये 3.40 होती है। रबर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.94 है। टेफ्लॉन के लिए ये वैल्यू 2.1 है। ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए 2.1 वैल्यू है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर के लिए ये वैल्यू इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 78.5। सो ये टेबल है, इसको भी आपने मेमोराइज करना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की डिटेल्स और इसका इफेक्ट कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स का फार्मूला डिस्कस करना है। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।